हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे अपनी एग्जाम की। ठीक है दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए मैं एक क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। इस क्लास में होंगे दोस्तों 35% और 35 ऐसे पर्सन है दोस्तों इस क्लास के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, 35% की क्लास है। अब इस क्लास में कुछ पर्सन ऐसे जो एकदम ईजी लगेंगे आपको, वही ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें टफ लगेंगे। तो आप मुझे एंड में बताना है कि आपके इन 35% में से कितने पर्सन ऐसे थे जो एकदम सही हो चुके थे क्लास में। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। एक यूजर एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बना रहा है और चाहता है कि टेक्स्ट दोनों साइड लेफ्ट और राइट बराबर अलाइन हो जाए। इसके लिए कौन सा अलाइनमेंट उपयोग होगा। मतलब वो चाहता है कि भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड है ना बराबर टेक्स्ट रहे, मतलब ना तो इधर को ज्यादा रहे ना इधर को, एकदम सिद्ध में रहे, दोनों साइड से संरेखित रहे। ठीक है, अलाइनमेंट को हिंदी में बोलते हैं संरेखण। क्या बोलते हैं भाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, संरेखण बोलते हैं। तो एग्जाम में संरेखण भी लिखा सकता है, संरेखण ओके, ऐसे भी लिखा सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कि भाई संरेखण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट और राइट दोनों को बराबर करना चाहता है तो कौन सा अलाइनमेंट करेगा। ठीक है, तो दोस्तों एमएस वर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे 4 अलाइनमेंट होते हैं। यहाँ पे कितने अलाइनमेंट होते हैं भाई साहब, 4 होते हैं अलाइनमेंट। ओके, एक होता है लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों बराबर करने के लिए दोस्तों करना चाहेगा जस्टिफाई को। किसको करेगा दोस्तों, जस्टिफाई को करेगा। ठीक है, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो रहता है दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट रहता है, और राइट भी होता है और सेंटर भी। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, अब लेफ्ट की जो शॉर्टकट की होती है भाई साहब वो होती है कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करेंगे तो सॉरी कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करेंगे दोस्तों हम, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में दोस्तों क्या प्रेस करना पड़ेगा हमको, एल। ठीक है, मैं लिख देता हूं वापिस से, कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करने से लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में हम आर प्रेस करेंगे दोस्तों तो राइट एलिमेंट होगा, और कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करेंगे ना तो हमारा होगा दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट है, और कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करेंगे भाई साहब तो हमारा होगा यहाँ पे जस्टिफाई। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है अलाइनमेंट से। ठीक है, तो या तो आपसे शॉर्टकट की पूछी जाएगी या ऐसे पूछा जाएगा कि भाई मान लो कि लेफ्ट साइड से बराबर है तो कौन सा होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। राइट साइड से बराबर है तो राइट अलाइनमेंट होगा। ठीक है, और दोनों साइड से बराबर है तो जस्टिफाई होगा, और दोनों साइड से बराबर नहीं है तो फिर सेंटर होगा। ठीक है, ओके, तो पहला प्रश्न आपका सभी का सही हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी कंप्यूटर में बार बार पॉप अप एड्स अपने आप खुलने लगते हैं तो इसका ये किसका संकेत हो रहा है। मतलब अगर पॉप अप एड्स हैं जो अपने आप खुलने लगते हैं तो किसका संकेत हो रहा है भाई, हार्डवेयर फेलियर का, मेलवेयर एडवेयर इन्फेक्शन का, पावर इश्यू का, या प्रिंटर एरर का। बताइए दोस्तों किसका होगा ये संकेत। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से और आप इसका आंसर भी दे देंगे। तो भाई बार बार आपके पॉपअप एड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है दोस्तों मेलवेयर एडवेयर इन्फेक्शन। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों इसमें, बी ऑप्शन आएगा, मेलवेयर एडवेयर इन्फेक्शन, मतलब वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है एक तरीके से। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन पर्टिकुलर कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, एक यूजर एक्सेल में डाटा को इस प्रकार अरेंज करता है कि सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर और सबसे छोटी वैल्यू नीचे आ जाए। ठीक है, तो कौन सा सॉर्ट होगा। मतलब सीधी सी बात है, वो चाहता है कि जैसे मान लो आपके पास में एक वैल्यू है, जैसे मान लो 123 है, फिर 120 है, फिर यहाँ पे 100 है ना, यहाँ पे 90 है, तो मतलब सबसे बड़ी तो टॉप में आ जाए। ठीक है, और सबसे छोटी जो छोटी है वो नीचे नीचे रह जाए। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। या फिर इंग्लिश में बात करें तो जैसे पहले ए आज सबसे बड़ी है ना, तो सबसे बड़ी ऊपर आ जाए ना, तो सबसे बड़ी जैसे जेड है, फिर वाई है और फिर एक्स है, मतलब सबसे बड़ी ऊपर फिर नीचे ऐसे आना चाहिए। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन यूज करेगा, असेंडिंग करेगा, डिसेंडिंग करेगा, रैंडम करेगा या फिल्टर करेगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, अगर आपने एमएस वर्ड या एक्सेल में सॉर्ट का ऑप्शन पढ़ा हो, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा हो, और हिंदी में बोलते हैं आरोही अवरोही क्रम। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा ढंग से, आप दे सकते हैं इसका आंसर। देखते हैं तीसरे प्रश्न का आंसर किन किन बच्चों का सही होता है भाई। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, अगर आपको बड़ी से छोटी करनी है, मतलब बड़ी से आपको जाना है छोटी की तरफ। ठीक है, तो आप उसके लिए दोस्तों यूज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा करेंगे दोस्तों, डिसेंडिंग करेंगे। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, जेड टू ए। ठीक है, और यहाँ पे असेंडिंग की बात करें तो ये होता है दोस्तों ए टू जेड। क्या होता है दोस्तों,
A to Z होता है। तो उम्मीद करता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आराम से इसको सॉर्ट आउट कर दिया होगा आपने, ठीक है। तो बी ऑप्शन पे लगा लो टिक यहाँ पे, तीसरे में आएगा बी। अब चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, यदि कोई यूजर ईमेल लिखते समय सब्जेक्ट नहीं भरता है, मतलब आप ईमेल भेज रहे हो किसी को, है ना, तो सब्जेक्ट आप नहीं लिखते हो तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? रिसीवर इग्नोर कर सकता है, मेल नहीं जाएगा, फाइल डिलीट हो जाएगी या सिस्टम हैंग हो जाएगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यदि कोई यूजर ईमेल लिखते समय सब्जेक्ट नहीं भरता है तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा ना भाई, वो पड़ेगा कि भाई रिसीवर जो है ना सामने वाला उसको इग्नोर कर सकता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें विषय वस्तु नहीं होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। वैसे इजी क्वेश्चन था ये ना। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है, एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस को से डाटा लेकर उसे प्रोसेस करके आउटपुट देने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग या स्टोरेज सिस्टम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे। एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस से डाटा लेकर उसे प्रोसेस करके आउटपुट देने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, पहले लिया दोस्तों इनपुट, है ना, फिर प्रोसेस किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आउटपुट दिया। तो इसकी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम नहीं बोलेंगे, नेटवर्किंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। क्या बोलेंगे दोस्तों? डाटा प्रोसेसिंग साइकिल बोलेंगे। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो मुझे बताइए 5 में से आपके कितने % एकदम सही हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ठीक है। और क्लास को उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जिनकी RSCIT की एग्जाम है। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यदि कोई यूजर वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करता है, किसका दोस्तों? फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डाटा डिलीट करना होता है, टेक्स्ट को ढूंढकर बदलना होता है, फाइल सेव करना होता है या टेबल बनाना होता है? यदि कोई यूजर वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मतलब सीधी सी बात है, पहले फाइंड में ढूंढेगा वो और रिप्लेस में बदलेगा वो। तो सीधी सी बात है, टेक्स्ट को ढूंढकर बदलना क्या होगा दोस्तों? टेक्स्ट को ढूंढ के बदलना होता है। और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस जो ऑप्शन होता है ना भाई, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एच होती है दोस्तों। फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है, जिस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे हम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में हम एस प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कई बार छोटी छोटी शॉर्टकट की आ जाती है एग्जाम के अंदर और आपके 2 नंबर का रहेगा, 1% ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, यदि किसी फाइल का एक्सटेंशन .exe है तो वह किस प्रकार की फाइल होती है? बताइए दोस्तों किस प्रकार की होती है? डॉक्यूमेंट होती है, इमेज होती है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है या ऑडियो फाइल होती है? बताइए दोस्तों किस प्रकार की होती है? 7वें में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? तो अगर मान लो एक्सटेंशन .exe है ना, तो चलो होगा दोस्तों एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ 7वें में आपने सी कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 8वें की तरफ। 8वां यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई यूजर कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल खोलता है, यदि कोई यूजर कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल खोलता है तो वह मुख्य रूप से क्या मैनेज करता है? फाइल मैनेज करता है, इंटरनेट, हार्डवेयर ओनली या सेटिंग? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। यदि कोई यूजर कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल खोलता है तो वह मुख्य रूप से क्या मैनेज करता है? दोस्तों अगर कोई कंट्रोल पैनल खोलता है तो कंट्रोल पैनल में अगर वो मैनेज करेगा तो वो करेगा दोस्तों सेटिंग मैनेज करेगा। क्या करेगा दोस्तों? सेटिंग्स यहाँ पे मैनेज करेगा। तो डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो 8वें में क्या जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आ जाएगा। अब आया दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, एक यूजर एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग करता है, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में अगर इफ का फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा? इफ के फॉर्मूले का यूज करने का जोड़ करना होगा, कंडीशन चेक करना होगा, एवरेज निकालना होगा या मैक्सिमम निकालना होगा। दोस्तों बात करें जोड़ करने की तो ये होगा दोस्तों सम का फॉर्मूला काम आता है। और ध्यान रखना एक्सेल में हमेशा कोई भी फंक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी फॉर्मूला आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले लगेगा दोस्तों इक्वल सिंबल का प्रतीक, ठीक है। तो यहाँ पे सम का लगेगा जोड़ने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए लगता है दोस्तों इफ का फंक्शन। तो यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करने के लिए बी ऑप्शन इज राइट। बाकी एवरेज के लिए एवरेज का निकलता है, मैक्सिमम के लिए निकलता है दोस्तों इक्वल मैक्स का फॉर्मूला, ठीक है।
जो अधिकतम वैल्यू निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ का लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर कि यदि एक यूजर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाता है तो इम्प्रेस का उपयोग किसके लिए होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल गया कि जब इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनती है तो सीधी सी बात है इम्प्रेस क्या करेगा, प्रेजेंटेशन बनाने का उपयोग होगा। जैसे अपने होता है ना पावर पॉइंट MS वर्ड में या MS ऑफिस में जो पावर पॉइंट होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस पावर पॉइंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सीधी सी बात है प्रेजेंटेशन, क्या आएगा दोस्तों, प्रेजेंटेशन के लिए आएगा। ठीक है, स्प्रेडशीट के लिए आएगा दोस्तों CALC, कैल्क का आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप समझ गए होंगे सब कुछ और क्लियर हो गया होगा 10वां प्रश्न भी। ठीक है, तो आपके 10 में से कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे इजी थे, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं अभी तक जो ऐसा लगा होगी टफ हो, सारे 10 के 10 प्रश्न एकदम इजी थे दोस्तों ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 10 प्रश्न तो आपके एकदम सही हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक यूजर ईमेल इनबॉक्स में स्पैम ईमेल को पहचानना चाहता है। किसको दोस्तों, स्पैम ईमेल को पहचानना चाहता है। तो स्पैम ईमेल की पहचान क्या हो सकती है, ट्रस्टेड सेंडर, सस्पिशियस लिंक, या फिर ऑफिशियल लोगो, या सही ग्रामर। देखिए दोस्तों, अगर कोई स्पैम भेज रहा है आपके पास में तो सीधी सी बात है आपको दिखाई देंगे सस्पिशियस लिंक। क्या होंगे दोस्तों, सस्पिशियस लिंक आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, सस्पिशियस लिंक। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां है कि यदि कोई यूजर सिस्टम में डिस्क डिफॉर्मेशन करता है तो इसका क्या लाभ है। बताइए दोस्तों, डाटा डिलीट करना, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, वायरस हटाना, या फाइल कंप्रेस करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होती है आपकी, इंप्रूव होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा कि एक यूजर फाइल को कॉपी करके दूसरे फोल्डर में पेस्ट करता है तो ओरिजिनल फाइल का क्या होता है। तो देखो सीधी सी बात है, जैसे मान लो एक फोल्डर में आपकी ये फाइल रखी हुई है, जैसे कि एक फाइल ये रखी हुई है और एक फाइल आपकी ये रखी हुई है, और दूसरे फोल्डर में आप इसको ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस फाइल को आप ले जा रहे हैं किसमें, एक फोल्डर से, मैं थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे समझा देता हूँ आपको। जैसे कि इस फोल्डर से आप ले जाना चाहते हैं इस फोल्डर के अंदर, तो ये चली गई यहाँ पे, और इसका माध्यम क्या रहा आपका, कॉपी करके ले जा रहे हो आप। क्या करके दोस्तों, कॉपी करके यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, पेस्ट कर रहे हो इस चीज को। तो यहाँ भी ये ऐसे कैसे रहेगी और यहाँ भी दोस्तों ऐसे कैसे रहेगी। ठीक है, तो सेम रहती है, क्या रहती है दोस्तों, सेम रहती है। लेकिन एक बात और, अगर मान लो आपके पास में ये फोल्डर है एक और इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है और इसको आप इस फोल्डर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ले जाने का तरीका आपका कॉपी नहीं है, क्या है, कट है। क्या है दोस्तों, कट रहेगा, तो ये फाइल यहाँ से हट जाएगी मूल स्थान से और यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कॉपी की जगह क्या होता, कट होता, तो क्या हो जाती है, वो एक तरीके से मूव हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कॉपी आ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, सेम रहती है फाइल। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट फाइल बन करके जाती है वहाँ पे फिर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। ये मतलब एक इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आप गलत करके आ सकते हो, मतलब गलत कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको और ध्यान से आप आंसर दीजिएगा, समझ के करना है ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो और यहाँ पे बात करें दोस्तों, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+C होती है, और पेस्ट करने की Ctrl+V होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन फ्यूचर मान लो आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो पेस्ट की होती है कंट्रोल के साथ में हम V प्रेस करते हैं, और कॉपी की होती है भाई साहब कंट्रोल के साथ में हम C प्रेस करते हैं। कट की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम X प्रेस करते हैं, है ना, X। ओके ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारा कि यदि कोई यूजर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करता है तो किसका उदाहरण है। मतलब अगर मान लो कोई यूजर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा है तो किसका है, ई लर्निंग का, ई कॉमर्स का, ई बैंकिंग का, या ईमेल का। देखिए दोस्तों, ईमेल पे तो हम संदेश भेज सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। बैंकिंग भी नहीं होगा। ई कॉमर्स में क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का भाई ए ऑप्शन था इसमें, जल्दी से बताइए मुझे, किस किस बच्चे ने ए पे टिक किया था यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक्सेल में राइट दे दिया यहाँ पे फंक्शन आपको, फिर एजुकेशन लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, का आउटपुट क्या होगा, EDU होगा, CAT होगा, ION होगा, या NOI होगा।
जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई इस फंक्शन का क्या आंसर है, मतलब क्या आउटपुट निकलेगा इसका। तो ये वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने एक्सेल पढ़ रखा है, एक्सेल पढ़ने के साथ साथ में राइट का प्रैक्टिकल यूज भी कर रखा है आपने, ठीक है। अब आपको लगेगा कि भाई एक्सेल कहाँ से पढ़े हम, तो देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। क्या बनाई है दोस्तों? प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। और उसके अंदर आप देख सकते हो आराम से, मैंने काफ़ी एक्सेल के क्वेश्चन भी दे रखे हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक्सेल में राइट यानी कि फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे एजुकेशन और 3 का क्या आउटपुट होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें राइट का जो फंक्शन है ना, वो राइट साइड के अक्षरों को गिनता है, राइट साइड से गिनता है अक्षरों को। जैसे एजुकेशन है और यहाँ पे 3 है, तो ये एजुकेशन के राइट साइड के 3 अक्षर लेगा। तो यहाँ पे राइट साइड के 3 अक्षर कौन से हो गए? देखो ये तो आपका हो गया लेफ्ट साइड का हिस्सा और ये हो गया राइट साइड का हिस्सा। तो यहाँ पे देखिए गिनिएगा 1, 2 और 3। तो यहाँ पे देखिएगा 3 जो आउटपुट निकल के आएगा वो आएगा I, O और N, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो अक्षर है ना वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ION आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो EDU नहीं हो सकता क्योंकि ये लेफ्ट से गिन रहा है, कैट भी नहीं हो सकता, ION यहाँ पे होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट। तो किस बच्चे ने यहाँ पे ION आउटपुट दिया था भाई? कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए जल्दी से किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट। और अगर मान लो यहाँ पे लेफ्ट का होता है ना भाई, अगर यहाँ पे लेफ्ट लिखा होता, क्या लिखा होता? लेफ्ट, तो ये क्या करता दोस्तों? लेफ्ट साइड से गिनता। फिर तो लेफ्ट साइड से क्या हो जाता? 3 अक्षर है, फिर यहाँ पे EDU बनते 3 अक्षर, फिर आउटपुट क्या होता दोस्तों? इसका EDU होता। बट पूछा कहाँ से? हमसे राइट से है, तो राइट का मतलब ये 3 अक्षर गिनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ दिया मैंने अच्छे से आपको 15%। और 15 में से 15 किस बच्चे के एकदम सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां है इनपुट डिवाइसेज में, इनपुट डिवाइसेज में से माइक्रोफोन मुख्य रूप से किस प्रकार का इनपुट देता है और इसका उपयोग वॉइस कमांड रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन मीटिंग में होता है। बताइए दोस्तों इनपुट डिवाइसेज में से, मतलब इनपुट डिवाइसेज है आपके सामने, इनपुट डिवाइसेज में इसमें माइक्रोफोन मुख्य रूप से किस प्रकार का इनपुट देता है और इसका उपयोग वॉइस कमांडेड रिकॉर्डिंग ऑनलाइन मीटिंग में होता है। तो यहाँ पे बताइए कौन करता है? एक तरीके से टेक्स्ट नहीं करता है, जो माइक्रोफोन करता है ना भाई साहब, माइक्रोफोन करता है ध्वनि रिकॉर्ड। क्या करता है दोस्तों? ध्वनि करता है, ऑडियो और ध्वनि बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे आएगा 16वें में बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ऑडियो ध्वनि आप इसमें कर सकते हो आराम से। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी में रैम वोलेटाइल है, मतलब पावर ऑफ होने पर डेटा मिट जाता है, उसे बोलेंगे वोलेटाइल, ठीक है। मतलब जैसे ही बिजली गई डाटा क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो सीधी सी बात है वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। तो आगे पढ़ते हैं। जबकि रोम नॉन वोलेटाइल है, मतलब अस्थायी में मतलब स्थायी मेमोरी है ये, ठीक है। तो सीपीयू के सबसे नजदीक और सबसे तेज एक्सेस होने वाली कौन सी मेमोरी है? हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, कैश मेमोरी है, एक्सटर्नल एचडीडी है। तो भाई क्वेश्चन हल्का सा माइंड लगाने का है, ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कई बार लेंथ ही बहुत आता है, लेकिन लेंथ का मतलब ये नहीं कि आप इसको समझ नहीं पाओगे, आराम समझ जाओगे। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन का कुछ नहीं कह रहा कि भाई ये बता रहा है कि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, पावर ऑफ होने पर डेटा मिट जाता है, जबकि रोम है जो नॉन वोलेटाइल है। तो अब मुझे बताइए कि सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है? तो भाई देखिए सीपीयू के सबसे नजदीक जो मेमोरी होती है ना, वो यहाँ पे हार्ड डिस्क भी नहीं होती है, पेन ड्राइव भी नहीं होगी, कैश मेमोरी होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? कैश मेमोरी सबसे नजदीक मेमोरी होती है। जैसे मान लो ये सीपीयू है और यहाँ पे ये रैम है, ठीक है। तो सीपीयू और रैम के मध्य में रह करके डाटा को तेजी से जो एक्सेस करती है वो करती है दोस्तों CACHE, कैश मेमोरी करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाती है सीपीयू की और आराम से डाटा एक्सेस कर सकता है तेजी से। तो यहाँ पे आएगा कैश मेमोरी, जो कि सबसे तेज मेमोरी भी होती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? तेज या फास्ट मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है। ये तेज रहती है और वैसे रहती है ये अस्थायी है, मतलब कुछ देर के लिए डाटा स्टोर रहता है इसमें। तो यहाँ पे ये भी क्या होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है कि विंडोज 11 में GUI डेस्कटॉप पर टास्क बार में स्टार्ट बटन मुख्य कार्य क्या है? मतलब विंडोज 11 में जो टास्क बार है ना, उसमें स्टार्ट बटन आपको दिखाई देता है, जैसे कि ये विंडोज 11 में और यहाँ पे नीचे टास्क बार नजर आता है, यहाँ पे स्टार्ट बटन आपको नजर आता है ऐसे। तो यहाँ पे जो स्टार्ट बटन उसका कार्य क्या है? केवल फाइल खोलना, ब्राउजर लॉन्च करना, प्रिंट कमांड, या सभी ऐप्स, सेटिंग, सर्च, पावर ऑप्शन तक पहुंच। सीधी सी बात है, सभी ऐप तक पहुंच सकते हैं आप, सेटिंग में पहुंच सकते हैं, सर्च में पहुंच सकते हैं, पावर का जो ऑप्शन आता है कि भाई शट डाउन कर दें क्या, स्लीप मोड कर दें क्या, तो वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो डी ऑप्शन इज राइट,
क्या आएगा भाई साहब, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है कि एक प्रोग्राम को सुरक्षित रूप से अनइंस्टॉल करने का सही तरीका क्या है, फाइल तरीका क्या है विंडोज 11 में क्या है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई। पहला है फाइल डिलीट, रिसाइकल बिन, शॉर्टकट हटाना, सेटिंग एप्स, सेटिंग में जाके एप्स में जाओ, फिर इंस्टॉल एप्स और अनइंस्टॉल कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। पहले सेटिंग में जाइए, एप्स में जाइए, इंस्टॉल एप्स में जाइए और फिर यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों 19वें में, डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ 19वां आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई, ध्यान से पढ़िएगा कि इंटरनेट में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर आधारित वैश्विक नेटवर्क है। इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर आधारित वैश्विक नेटवर्क है। राजस्थान में वर्तमान सबसे आम और सबसे तेज एक्सेस तरीका क्या है भाई इंटरनेट का, डायल अप है। ये सबसे धीमा होता है, वैसे बता दूं आपको, सबसे धीमा होता है डायल अप। ठीक है, तो 4G 5G मोबाइल डाटा या वाईफाई होगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, 4G 5G मोबाइल डेटा या वाईफाई। ठीक है, तो बताइए मुझे 20 में से कितने परसेंट आपके सही हो चुके हैं भाई। इजी क्लास थी, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें कुछ भी। तो मैं चाहता हूँ कि 20 में से 18% तो आपके आराम से सही हो जाने चाहिए थे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां क्या है, ध्यान से देखिएगा, इंट्रानेट क्या है। इंट्रानेट क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, पूरी दुनिया का नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है या कोई सुरक्षा नहीं है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, इंटरनेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट की बात की जाए तो एक तरीके से ये मान लो कि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी संस्था के अंतर्गत चलता है। किसके अंतर्गत दोस्तों, संस्था के अंतर्गत चलता है। तो यहाँ पे आएगा प्राइवेट नेटवर्क। पूरी दुनिया का नेटवर्क है जो है दोस्तों इंटरनेट है। कौन है दोस्तों, इंटरनेट है। पूरी दुनिया का नेटवर्क कौन है दोस्तों, इंटरनेट है। जबकि प्राइवेट नेटवर्क की बात की जाए तो इंट्रानेट है। कौन है दोस्तों, इंट्रानेट है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22 की ओर। 22 है दोस्तों, फिशिंग साइबर थ्रेट क्या है। फिशिंग साइबर थ्रेट क्या है, वायरस है, फेक ईमेल, लिंक से पासवर्ड डेटा चुराना, स्पीड बढ़ाना या स्टोरेज। बताइए दोस्तों फिशिंग साइबर थ्रेट क्या है। तो एक तरीके से मान लो कि एक फेक ईमेल आती है आपको, फिर आप वहाँ पे क्लिक करते हो और अपना पासवर्ड वगैरह डालते हो उसके अंदर, या आप कोई भी संवेदनशील जानकारी देते हो, तो उसे बोलते हैं दोस्तों फेक ईमेल, लिंक से पासवर्ड चुराना। और ये जो अटैक होता है उसे बोलते हैं दोस्तों फिशिंग अटैक। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से मान लो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों फिशिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फेक ईमेल या लिंक से पासवर्ड डेटा चुराना। ठीक है, संवेदनशील डेटा चुराना। तो 22वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां है दोस्तों, किसी संगठन के कर्मचारी इंटरनेट के माध्यम से अपनी फाइलें कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है। किसी संगठन के कर्मचारी इंटरनेट के माध्यम से अपनी फाइलें कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है। पहला लैन, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से, तो इंटरनेट पे डाटा जो स्टोर करता है वो करता है दोस्तों क्लाउड स्टोरेज। मतलब यहाँ पे इससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर डाटा स्टोर कर सकते हैं। इंटरनेट पर डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्लाउड स्टोरेज, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, और इसके मतलब इसके जो उदाहरण है, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, आपने यूज किया होगा कभी, गूगल ड्राइव हो गया है ना, ड्रॉप बॉक्स हो गया, तो ये चीज़ें आप यूज कर सकते हो आराम से, और इनमें डाटा स्टोर कर सकते हो और कहीं से भी फिर आप एक्सेस कर सकते हो और एक साथ काम भी कर सकते हो उस डाटा में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। क्लाउड स्टोरेज आएगा 23वें में। ठीक है, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं था, हल्का सा मीडियम सवाल था ये, आपने दे दिया होगा इसका आंसर अच्छे से, मुझे पता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में DIV/0 त्रुटि दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया गया है, या गलत फंक्शन लिखा गया है, टेक्स्ट लिखा गया है, या कॉलम छोटा है। बताइए दोस्तों एक्सेल में DIV/0 त्रुटि दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। बताइए दोस्तों क्या मुख्य कारण है भाई। तो मुख्य कारण जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सभी लोग। तो यहाँ का मुख्य कारण है दोस्तों, किसी संख्या को 0 से विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां है दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रस्तुति देते समय यदि
प्रेजेंटर अपने नोट्स और अगली स्लाइड देखना चाहता है जबकि दर्शकों को केवल वर्तमान स्लाइड दिखाई दे तो कौन सी सुविधा का उपयोग होती है? कौन सी सुविधा उपयोग होती है? स्लाइड सॉर्टर की, आउटलाइन व्यू की, प्रेजेंटर व्यू की या रीडिंग व्यू की? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों जो उपयोग होगा वो होगा दोस्तों प्रेजेंटर व्यू। क्या होगा दोस्तों? प्रेजेंटर व्यू होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, प्रेजेंटर व्यू। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। तो 25वें में सी कर लिया होगा सभी बच्चों ने। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें सवाल की ओर। लेकिन मुझे बता दीजिए 25 सवालों में से किस किस के 20 प्लस सही है भाई? मतलब 22-23 सवाल सही हो चुके 25 सवालों में से। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ में अगर इस क्लास को उन बच्चों के पास अगर आपने शेयर नहीं किया जो RSCAT की तैयारी कर रहे हैं तो अभी शेयर कर दीजिए जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 26 की तरफ। सवाल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि यदि यूजर एक्सेल में किसी सेल में डेट डालता है, क्या डालता है दोस्तों? डेट डालता है, दिनांक डालता है और उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलना चाहता है तो क्या करना होगा? उसको फॉर्मेट बदलना होगा, डिलीट करना होगा, कॉपी करना होगा, सॉर्ट करना होगा। तो यहाँ पे डिलीट भी नहीं करना होगा, कॉपी भी नहीं और सॉर्ट भी नहीं। तो यहाँ पे करना होगा दोस्तों फॉर्मेट बदल सकते हो आप उसका। ठीक है, क्या बदल सकते हो दोस्तों? फॉर्मेट बदल सकते हो। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। कई बार इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप उनको गलत करके आते हो, तो अब की बार गलत नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 27 की तरफ कि एक यूजर वर्ड में टेबल बना रहा है और वो चाहता है कि रोज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए तो इसके लिए क्या उपयोग करेगा? मतलब वर्ड में काम कर रहा है टेबल क्रिएट करने का और रोज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या उपयोग करेगा? ऑटोफिट का, रैप का, फॉर्मेट का या मर्ज का? बताइए दोस्तों किसका करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ये करेगा दोस्तों ऑटोफिट का। किसका करेगा दोस्तों? ऑटोफिट कॉलम विथ आता है उसका करेगा। ठीक है, यहाँ पे बात की जाए मर्ज की तो मर्ज होता है दोस्तों जब आपके पास में दो या दो से अधिक सेल होती हैं और उनको एक जगह से एक सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं मर्ज। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ 27वां आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये भी MS वर्ड के अंदर किस टैब के द्वारा टेबल क्रिएट की जा सकती है, मतलब किस टैब में हम जाएंगे टेबल क्रिएट करने के लिए। तो टैब जो होगा ना भाई हमारा इसमें वो होगा दोस्तों इंसर्ट टैब। कौन सा होगा दोस्तों? इंसर्ट टैब होगा जिसके अंतर्गत जाकर के हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 28 की तरफ। यदि किसी सिस्टम में अनऑथराइज व्यक्ति एक्सेस कर लेता है तो ये किस प्रकार की समस्या है? हार्डवेयर फेलियर, सिक्योरिटी ब्रीच या फिर सॉफ्टवेयर एरर या नेटवर्क डिले? तो भाई अनऑथराइज एक्सेस कर लेता है कोई व्यक्ति तो सीधी सी बात है वो सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। 28वें में क्या आएगा भाई साहब? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें क्वेश्चन की ओर। 27वां यहाँ पे हो ही गया था। ठीक है, 28वां भी हो गया, 29वें की ओर चलते हैं। एक यूजर ईमेल भेजते समय लार्ज फाइल अटैच करता है लेकिन फाइल साइज लिमिट हो के कारण नहीं भेज पा रहा है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों ईमेल में जब आप लार्ज फाइल अटैच करते हो सीधी सी बात है जो अटैचमेंट होता है ना आपका वो रहता है दोस्तों ईमेल पर 25 MB तक का। कितना रहता है दोस्तों? 25 MB तक ही आप किसी फाइल को भेज सकते हैं। इससे बड़ा होगा तो नहीं भेजा आएगा आपसे एक बार में। तो सीधी सी बात है 25 MB से बड़ा है तो लार्ज फाइल कहलाएगी वो। और वो क्या होगा? फाइल डिलीट करना पड़ेगा, फाइल को कंप्रेस करना पड़ेगा या सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा या इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है जब फाइल की साइज ज़्यादा हो जाए और उस फाइल की साइज को कम करना चाहते हैं तो सीधी सी बोलते हैं कंप्रेस करना। कंप्रेस मतलब होता है दोस्तों फाइल साइज कम करना। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। तो 29वें में क्या आएगा भाई साहब? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां है कि यदि किसी वेबसाइट का URL HTTPS से शुरू होता है तो इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है जब URL HTTPS से तो सीधी सी बात है सिक्योर है वो। तो स्लो है नहीं है, फेक भी नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं है, क्या है दोस्तों? सिक्योर है। तो सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे सिक्योर। तो 30वें में किसने किसने डी ऑप्शन पे टिक किया है भाई जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और अभी तक भी आपने क्लास शेयर नहीं किया उन बच्चों के पास भी जिनकी RSCAT के एग्जाम है तो कर दीजिए। ठीक है, साथ में आप भी अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी सारी क्लासेज को आपको जरूर देखना है एक बार। ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और एग्जाम में आप बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो आराम से एकदम सही करके आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31 की तरफ। एक यूजर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता है या करता है तो अनइंस्टॉलेशन के दौरान नेक्स्ट
नेक्स्ट फिनिश प्रोसेस क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, कि एक यूजर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता है तो इंस्टॉलेशन के दौरान नेक्स्ट फिनिश प्रोसेस जो करता है ना भाई, नेक्स्ट करो नेक्स्ट चलो, फिर लास्ट में होता है फिनिश हो जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है, इंस्टॉलेशन विजार्ड कहलाता है, या फिर एग्जीक्यूशन कहलाती है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे इसका। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इंस्टॉलेशन विजार्ड जो होता है, ये होगा सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 32वें की तरफ। 32वां सवाल आपसे पूछ रहा है, यदि कोई यूजर एक्सेल में डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना चाहता है, यदि कोई यूजर एक्सेल में डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना चाहता है तो कौन सा टूल उपयोग करेगा? टेबल का, फिल्टर का, सॉर्ट का, या चार्ट का? जल्दी बताइए दोस्तों किसका प्रयोग करेगा? ग्राफिकल रूप में मतलब जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, ऐसे जैसे ये अपने एक तरीके से स्तंभ हो गए, ऐसे आप डाटा दिखाना चाहते हो लोगों को, है ना, या फिर ऐसे दिखाना चाहते हो लाइनों के रूप में, तो सीधी सी बात है किसका उपयोग करेगा दोस्तों? चार्ट का करेगा। किसका करेगा दोस्तों? चार्ट का उपयोग करेगा। ठीक है, तो 32वें में आएगा डी ऑप्शन, चार्ट। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं दोस्तों 33 की तरफ। 33 क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे? ध्यान से देखिएगा कि एक यूजर अपने कंप्यूटर में अननेसेसरी फाइल डिलीट करता है ताकि स्टोरेज फ्री हो सके, तो ये किसका उदाहरण है? बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है भाई ये? डाटा बैकअप का, डिस्क क्लीनअप का, फॉर्मेटिंग का, या कंप्रेशन का? मान लीजिए दोस्तों अगर कोई यूजर कंप्यूटर में अननेसेसरी फाइल डिलीट करता है ताकि स्टोरेज फ्री हो सके, तो सीधी सी बात है डिस्क क्लीनअप करेगा। वो क्या करेगा दोस्तों? डिस्क क्लीनअप करेगा। बी ऑप्शन इज राइट। ये प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डिस्क क्लीनअप। ओके, डिस्क क्लीनअप करेगा। अब चलते हैं दोस्तों 34 की तरफ। 34 है, यदि कोई यूजर पब्लिक वाईफाई का उपयोग करता है तो कौन सा रिस्क सबसे ज्यादा होता है उसको? यदि कोई यूजर पब्लिक वाईफाई का उपयोग करता है तो कौन सा रिस्क सबसे ज्यादा होता है? डाटा थीफ्ट का, स्पीड इंक्रीज का, स्टोरेज इंक्रीज का, या रैम इंक्रीज का? सीधी सी बात है, अगर वाईफाई पब्लिक यूज करता है ओपन पासवर्ड वाला, तो सीधी सी बात है डाटा थीफ्ट का खतरा होता है, उसको डाटा चोरी का खतरा हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों आज की 35 की तरफ। 35 हमारा, ध्यान से देखिएगा और मैं चाहता हूं इसका आंसर आप दीजिए सभी लोग। एक यूजर वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना चाहता है, इसके लिए कौन सा टूल उपयोग करेगा? एक यूजर वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना चाहता है तो इसके लिए कौन सा टूल उपयोग करेगा? ग्रामर चेक का, रिप्लेस का, फॉर्मेट का, या स्पेल चेक का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करता हूं आप इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर सही देंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, अगर स्पेलिंग मिस्टेक चेक करता है ना भाई, देखो स्पेलिंग मिस्टेक चेक करता है तो करेगा स्पेल चेक का। किसका करेगा दोस्तों? स्पेल चेक का। अगर मान लो इसकी जगह ग्रामर आता लिखा हुआ, क्या आता दोस्तों? ग्रामर आता, तो फिर हमारे पास में ग्रामर चेक भी कर सकता था वो, ठीक है। लेकिन अब पूछा क्या जा रहा है? स्पेलिंग चेक का, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों स्पेल चेक। डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। और इन सब के लिए एक तरीके से शॉर्टकट भी होता है दोस्तों, F7। क्या होता है दोस्तों? F7 इसका शॉर्टकट भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ पूरे 35% आपके एकदम सही हो गए होंगे। तो किन किन बच्चों के इन 35 में से 30% एकदम सही है भाई? जल्दी बताइए मुझे, किस किस बच्चे के 30% एकदम सही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और किस किस के लगभग 25% सही, वो भी मुझे बताना, ठीक है। लेकिन 25 से कम किन किन बच्चों के सही हुए हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग तैयारी बेटर करें अपनी, ठीक है, जिससे और बेटर आपको एक तरीके से तैयारी करने का मौका भी मिले, और साथ साथ में आप सारे पर्सन सही भी करके आओ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, चलते हैं फिर।